ये सबों को स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है क्या? यस सर। ठीक। कल मैंने ये रिएक्शन पढ़ाया था, लेकिन कल ये पिक्चर मैंने ड्रॉ नहीं किया था, तो ये मैंने बाद में ड्रॉ किए हैं। 2-4 मिनट में इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को, अच्छा, आज मैंने एक ग्रुप में भेजा है मैसेज। एक फोटो मैंने भेजा है जिसमें कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर के, तो वो आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है? ओके सर। ठीक। तो आज इस तरीके से मैंने आपको ग्रुप में बताया कि आज का जो अपना टॉपिक है फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ। ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है। यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो यहां पर ये लिखा हुआ है, द मास ऑफ एनी सबस्टेंस डिपॉजिटेड or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytes। शायद ये आपके समझ में आया भी हो या ना भी आया हो। आप इस पिक्चर को पहले देखें। ये जो पिक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आपने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है। इसमें आपने दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। जिसका नाम यहां पर प्लस लिखा हुआ है, यह वास्तव में एनोड है। मैं साइड में लिख देता हूं यहां पर, यह समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस का मतलब यहां पर एनोड हो गया और माइनस का मतलब यहां पर कैथोड हो गया। ये बीच में जो आपको ये ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है, ये मैंने बैटरी लगा रखे हैं, यानी कि सेल लगा रखे हैं। तो सेल के प्लस को आपने जिससे जोड़ दिया वो पॉजिटिव, माइनस को जिससे आपने जोड़ दिया वो निगेटिव। इसमें से करंट फ्लो होने लगता है। करंट फ्लो होने का कारण क्या है कि इसके अंदर फ्री आयंस हैं। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम पॉजिटिव है, क्लोराइड आयन निगेटिव आयन हो गया। एच पॉजिटिव आयन है और ओ एच निगेटिव आयन है। ठीक है? तो यहां पर ये कहा जाता है, कल एक चीज मैंने आपको ये और भी बताया था, वो भी मैं आपको बता दूं। मैंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो ये जो मैंने यहां पर लिया है ये तो हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे। एक्चुअली इसमें होता क्या है, अब पिक्चर बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए कि ये हमारे पास, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। और मान लेते हैं हम लोग कि यहां पर हमारे पास CuSO4 का सॉल्यूशन है। हमने यहां पर CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन ले रखा है। ये मान करके चलते हैं। इसमें जो पॉजिटिव पोल है, ये हमने कॉपर का प्लेट लिया है। और जो ये दूसरा माइनस वाला इलेक्ट्रोड दिखाई पड़ रहा है, ये मान लीजिए कि आपने आयरन का प्लेट लिया है। दोबारा समझ लें, जो प्लस वाला आपको रड दिखाई पड़ रहा है, जिसे एनोड इलेक्ट्रोड कहेंगे, ये हमने कॉपर का लिया है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि आपने आयरन का लिया है। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है CuSO4 का है। तो एक्चुअली यहां पर होगा क्या
कि इसमें से जितना करंट पास होगा उतना ही ज्यादा कॉपर आयन यहां से निकल करके इसके ऊपर डिपॉजिट होंगे, यानी कि प्लस से कॉपर निकलेगा कॉपर आयन के रूप में। रिएक्शन में बता रहा हूं कि किस तरीके से लिखेंगे। मान लीजिए मैं यहां पर रिएक्शन लिख रहा हूं, आप इसको सेल रिएक्शन कर सकते हैं। सेल रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, जो आप ये CuSO4 देख रहे हैं, पहले आप यहां से समझें, ये जो आप यहां पर CuSO4 देख रहे हैं, CuSO4, एक्चुअली यहां पर ये वाटर में जाने के बाद Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव में यह कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यह आयनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, लगता है कोई ज्वाइन किया है। एनोड पर क्या रिएक्शन होना है वो देखिए। एनोड का मतलब होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोड का मतलब जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड इलेक्ट्रोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसे कैथोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये जो प्लस वाला देख रहे हैं यह एनोड इलेक्ट्रोड है, यानी कि यहां पर क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। अब देखिए कि किस तरीके से होगा। अभी यह कॉपर का प्लेट है या कॉपर का रड है, तो नॉर्मली यहां पर क्या होगा, ये जो Cu यानी कि कॉपर मेटल है, यह कॉपर मेटल कॉपर आयन में चेंज होगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तभी Cu2 पॉजिटिव बनेंगे। इसका मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। ऑक्सीडेशन का मतलब आपने पहले +1 में पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन होता है। यहां पर कॉपर मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज किया जा रहा है, और जब कॉपर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है यहां से, इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, ये जो Cu प्लेट है वो ये वाला है, और ये जो Cu2 पॉजिटिव आयन देख रहे हैं वो इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। हालांकि इस सॉल्यूशन के अंदर पहले से भी कॉपर आयन थे, और यहां से ये कॉपर आयन और आएंगे क्योंकि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहां पर क्या होना है, दूसरे पर रिडक्शन। तो अब हम लोग यहां पर लिखते हैं एट कैथोड। कैथोड में यहां पर क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव, यानी कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयन है यह अट्रैक्ट होगा कैथोड की ओर, यानी कि ये निगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, तो वो निगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, और वहां पर जाने के बाद
ये वहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर लिए, यह कॉपर मेटल बनाएगा और इसके ऊपर यह डिपॉजिट होने लगेगा। तो यहां पर देखिए होगा क्या, ये धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा और ये धीरे धीरे और थीन होता चला जाएगा। मान लीजिए कि स्टार्टिंग में सेम साइज के लिए थे और जब रिएक्शन होगा तो चूंकि यहां से कॉपर मेटल कॉपर आयन बनकर के इस सॉल्यूशन में आ रहा है और ये कॉपर आयन इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, तो जो कॉपर यानी कि जो ये पॉजिटिव प्लेट है ये धीरे धीरे थीन होता चला जाएगा और ये थोड़ा थिक होता चला जाएगा। तो ये पॉइंट समझ में आया क्या सबको? हेलो? यस सर। यस हाँ, सर। क्योंकि बोर्ड होता तो मैं अच्छे तरीके से समझा पाता और ये मेरे पास उतना सिस्टम है नहीं जो कि मैं ड्राइंग बना करके दिखाऊं और माउस से उतना हो नहीं पाता है। अब यहां पर ये उठता है कि फैराडेज फर्स्ट लॉ का यहां पर रोल क्या है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ का ये रोल है कि यहां से कॉपर निकल रहा है और इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखा है डिपॉजिटेड और लिबरेटेड मास ऑफ एनी सबस्टेंस, यानी कि जितना डिपॉजिट होगा उतना ही लिबरेट हुआ होगा। इसको अपने दूसरे लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, डिपॉजिटेड मास और लिबरेटेड मास ऑफ सबस्टेंस at any electrode is directly proportional to the चार्ज। चार्ज लिखें, इलेक्ट्रिक करंट लिखें पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि उस सॉल्यूशन से जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ही ज्यादा अमाउंट में सबस्टेंस या तो डिपॉजिट होगा या तो लिबरेट होगा। यही चीज यहां पर मैंने लिखा है कि द मास ऑफ एनी सबस्टेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हमने यहां पर मान लिया कि W ग्राम कोई सबस्टेंस डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि इस पिक्चर को देखें, यहां पर जितना कॉपर डिपॉजिट हुआ है उसका वेट हमने मान लिया कि वो W ग्राम है। यह जो W ग्राम इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ तो चार्ज कंज्यूम हुए होंगे, जितना ज्यादा चार्ज पास होंगे उतना ज्यादा डिपॉजिट होगा। तो हमने यहां पर लिखा है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q, यानी कि डिपॉजिटेड मास ऑफ द सबस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। यदि आप इस निशान को यहां से हटाते हैं तो आप यहां पर क्या लगाएंगे, बराबर का निशान, और यहां पर आपको एक कांस्टेंट फिगर मिलता है जिसे आप Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इस Z को बोला जाता है Z इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। ये इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी कहते हैं। Z इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आपने जो फिजिक्स में पढ़ा होगा वो ये चीज पढ़ा होगा, मैं आपको बता रहा हूं।
इक्वल टू आई। अब यहां पर क्यू क्या है? चार्ज है। टी क्या है? टाइम। और आई क्या हो गया? करंट हो गया। तो आपने फिजिक्स में करंट का डेफिनेशन पढ़ा होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अब यदि आप यहां पर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा? आपको मिलता है क्यू इक्वल टू आई टी। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो जेड क्यू आपको मिला है, तो इस क्यू की जगह पर क्या आई टी लिखा जा सकता है क्या? तो हमें यहां पर मिला डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, दोबारा एक बार मैं बोल रहा हूं, डायरेक्ट आप याद रखें, यदि पेपर में ये आ जाए फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आप इसे डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, डिपॉजिटेड मास ऑफ द सबस्टेंस और लिबरेटेड मास ऑफ द सबस्टेंस एट एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytes. Suppose W gram of the substance is deposited on passing Q coulombs of the electricity, then W is directly proportional to the Q, or W equal to ZQ, where Z is the electrochemical equivalent of the substance deposited. अब यहां पर देख लीजिए, इस जेड का मैं आपको वास्तव में मीनिंग बता रहा हूं, यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इसका वास्तव में मीनिंग क्या होता है। यदि मान लीजिए कि हमारे पास यही सिस्टम है और सिर्फ 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर करंट यदि इसमें से आप पास कराते हैं, तो 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर करंट पास कराने पर जितने अमाउंट में इसके ऊपर सबस्टेंस डिपॉजिट होगा, उस डिपॉजिटेड क्वांटिटी को ही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है। दोबारा समझ लें, मान लीजिए आपने यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम सेट किया है, इसमें से आपने 1 एम्पियर करंट पास कराया, 1 सेकेंड के लिए पास कराया। अब इतने टाइम में इसके ऊपर जितने अमाउंट में सबस्टेंस डिपॉजिट होगा, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, जितना भी डिपॉजिट होगा, वह उस सबस्टेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? हेलो? यस सर। हाँ, केवल एक बच्चे की आवाज आ रही है और सभी भाग गए क्या? यस सर, आ गया। हाँ भाई, जब तक कि आप लोग जवाब नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता लगा कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। भाई, जब ऑफलाइन क्लास हम लोग लेते थे तो मैं तो आपकी आंखों को देख करके पकड़ लेता था कि आपका नजर किधर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल ऑन करके बैठे हुए हैं और आप उधर गेम खेल रहे हैं। जब मैं पूछूं तो आपके रिस्पॉन्स हमें मिलने चाहिए, आइदर यस और नो। ठीक है, अब आगे यहां पर देखते हैं। अब यहां पर यदि आपको किसी भी सबस्टेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालना हो, तो इसका एक फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड बाय 96,500। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, ये 96,500 आया कहां से? तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि ये 96,500 कहां से आया। आप सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6021 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये याद रखें, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6021 इंटू 10⁻⁻⁹
-19 कूलम। ठीक है। अब यदि हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यदि 1 मोल कोई भी सबस्टांस लेते हैं तो वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम काउंट करें, यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट करें तो एग्जैक्ट फिगर लगभग आपको मिलता है 96,487 कूलम। लेकिन इसको राउंडिंग ऑफ करके हमारे साइंटिस्टों ने इसे ले लिया है 96,500 कूलम। यानी कि यहां पर आपसे यदि ये पूछा जाए, सिंपली ये पूछा जाए कि व्हाट इज 1 फैराडे, तो 1 फैराडे का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन is known as 1 Faraday and it is equal to the 96,500 कूलम पर मोल। तो मुझे लगता है कि अब आपके समझ में आ गया होगा कि 96,500 कहां से आया। तो अब हम लोग यहां पर बात करते हैं फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहां पर क्या है, यहां पर यह कहा गया है कि यदि हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हों और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स उसके अंदर हों और ये सब के सब सीरीज में सजे हुए हों, अभी जो आपने पहले पढ़ा इसमें क्या था, एक ही सिस्टम था। अब मैं आपको समझाने के लिए यहीं पर फटाफट छोटा सा मैं सिस्टम बनाता हूं। इसको मैं यहां से डिलीट करके जगह बना लेता हूं। इसका तो यहां से कलर चेंज हो नहीं रहा है। ये समझ लीजिए कि ये जो कलर वाला आपको दिखाई पड़ रहा है ये हमारे पास कॉपर है, ये हमारे पास सिल्वर है और यहां पर मान लीजिए कि आपके पास जिंक है। ठीक है। ये जो प्लस वाला पार्ट था ये हमने अलग अलग ले रखे हैं, अलग अलग मेटल्स हैं, और ये जो माइनस वाला है ये हमने सेम लिए हैं और यहां पर इन सबों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि सीरीज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट रहते हैं। सीरीज में करंट कांस्टेंट रहते हैं। अब यदि फैराडेज फर्स्ट लॉ की बात करें तो फैराडेज फर्स्ट लॉ में ये कहा गया है कि डिपॉजिटेड मास ऑफ सबस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। भाई यदि करंट हर जगह सेम है तो डिपॉजिटेड मास ऑफ सबस्टेंस भी सेम होने चाहिए। कहने का मतलब कि जितना इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होगा जितना ग्राम, उतने ही ग्राम इसके ऊपर सिल्वर डिपॉजिट होंगे और उतने ही ग्राम इसके ऊपर जिंक डिपॉजिट होने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली यहां पर यह देखा गया कि यदि सेम क्वांटिटी में करंट हम पास कराते हैं तो डिफरेंट अमाउंट में डिफरेंट सबस्टेंस डिपॉजिट होते हैं। तब यहां पर हमें जरूरत पड़ी फैराडेज सेकेंड लॉ की। और फैराडेज सेकेंड लॉ क्या कहता है कि when 2 or more than 2 electrolytic cells are connected in series, then deposited mass of the substance is directly proportional to their equivalent weight, not charge, their equivalent weight। आप यहां पर डेफिनेशन देखें, when same quantity of electricity is passed through solution of different electrolytes connected in series, the masses of substances deposited at electrodes are directly proportional to their equivalent weight। ठीक है। तो हमने यहां पर इसका फॉर्मूला लिख रखा है, मास ऑफ M1 डिपॉजिटेड यानी कि फर्स्ट सबस्टेंस
यानी कि पहले सबस्टांस का, मान लीजिए कि हमारे पास यदि कॉपर है तो मैं यहां पर लिख देता हूं कॉपर, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। और यदि हमने दूसरा सबस्टांस यहां पर लिया है Ag, तो हमने यहां पर लिखा है Ag। इक्विवेलेंट वेट ऑफ यहां पर आ जाएगा Cu, और यहां पर आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। यानी कि आपके पास यहां पर जो भी सबस्टांस है, इसको मैं यहां से डिलीट मार देता हूं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। मैंने यहां पर दो ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। मान लीजिए कि ये CuSO, ये कॉपर का प्लेट है और यहां पर Ag का प्लेट है। और यदि आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला है W, यानी कि गिवन मास, यानी कि डिपॉजिटेड मास। क्यों का मतलब जितना चार्ज वहां पर पास हुआ है इंटू 96,500 कूलम। बस अब सिर्फ 2 मिनट में आपका टाइम लूंगा। आपको पता है कि मैं जो भी पढ़ाता हूं उसमें न्यूमेरिकल में जरूर ये ऐड करता हूं। ये क्वेश्चन फटाफट आप लोग कॉपी पर नोट कर लें, और मैं आपको समझा भी रहा हूं, आप फटाफट पहले स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो यहां पर आपके सामने जो क्वेश्चन है वो देखिए, रेड कलर से मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेन 45 ग्राम एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, यानी कि Al2O3। यदि Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड या बॉक्साइट, आप जो भी कहें, ये जो बॉक्साइट है इससे आपको 45 ग्राम एल्युमिनियम ऑब्टेंड करने हैं। अब इसे 45 ग्राम एल्युमिनियम ऑब्टेंड करने के लिए कितने अमाउंट में आपको चार्ज की जरूरत होगी, ये आपका है क्वेश्चन। अब यहां पर पॉइंट वाइज मैंने लिखा है कि यहां से लेकर के यहां तक आपका सॉल्यूशन है। समझिए, यहां पर ये जो बॉक्साइट है यह पहले आयनाइज्ड होगा, एल्युमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन बनाएगा। हमें एल्युमिनियम आयन से मिलने हैं, तो यहां पर एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, जब 3 इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स लिखने का मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 फैराडे, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 3 फैराडे। तो जब यहां पर 1 मोल एल्युमिनियम आयन न्यूट्रलाइज होगा, ये 3 फैराडे इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा, सॉरी 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा। तब यह 1 मोल एल्युमिनियम एटॉम देगा, और 1 मोल एल्युमिनियम एटॉम का मास होता है 27 ग्राम, क्योंकि मोलर मास होता है 27 ग्राम पर मोल। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन, क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए रिडक्शन हो रहा है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 27 ग्राम एल्युमिनियम आयन या 1 मोल एल्युमिनियम आयन is equal to 3F. Therefore, quantity charge to obtain 45 gram aluminium by reduction of aluminium ion है ये। एक मिनट मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। इक्वल टू क्या हो जाएगा 45/27 इंटू 3 फैराडे, तो आपको यहां पर मिलेगा 5 फैराडे। अब इसी 5 फैराडे को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो 5 है मैंने ये 5 लिखा, और F का मतलब मैंने आपको बताया था 96,500। और जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, यहां पर मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। अब अपने पास 5 फैराडे है, तो 5 आपने लिखा इंटू
एफ का वैल्यू होता है 96,500। इससे आपने मल्टीप्लाई किया तो देखिए आपको क्या मिला, 482,500। देख लीजिए ये चीज मिला है 482,500 कूलम। तो मुझे लगता है कि ये आपके समझ में आ गया होगा, और इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लें जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होते हैं ये किन किन बातों पर डिपेंड करते हैं। नंबर 1 में आपको याद रखना है कि नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। इफ योर इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग देन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू लार्ज एक्सटेंट। यानी कि यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें से ज्यादा करंट पास होंगे, और यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो उसमें से कम करंट पास होते हैं। ये कल के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। नंबर 2 में यहां पर है साइज ऑफ आयंस। यानी कि लार्जर साइज ऑफ आयन इज लेस कंडक्टेंस। यानी कि आयंस का साइज यदि बड़ा हो जाएगा, आप इसको यूं समझो नहीं, यदि कोई मोटा तगड़ा आदमी है तो उसको चलने में परेशानी होगी। इफ द साइज ऑफ आयंस इज लार्जर then its movement will be slow, then its conductance is also less. उसके बाद यहां पर है विस्कोसिटी। इफ द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट इज also high then their conductance is also low, because size of ions and viscosity both are inversely proportional to the conductance. And similarly, in the case of concentration, larger concentration of the solution, less is the conductance. But temperature is directly proportional to the conductance in the electrolytic conduction. क्योंकि कल मैंने आपको बताया था एक मेटेलिक कंडक्टर होता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं। यदि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज होते हैं, लेकिन मेटेलिक कंडक्टर जो होता है, ये जो कंडक्टेंस होते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर वो डिक्रीज होते हैं। तो ये आप इसे याद कर लेंगे, दोबारा सुन लें। यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है कंडक्टेंस कम होंगे। यदि आयंस के साइज बड़े हैं तो कंडक्टेंस कम होंगे, साइज छोटे हैं तो कंडक्टेंस ज्यादा होंगे। यदि सॉल्यूशन का विस्कोसिटी ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा, और यदि कंसंट्रेशन ज्यादा है तब भी कंडक्टेंस कम होंगे, और यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो थैंक यू, मैंने आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। तो यहां तक किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सबों के समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। सर ये कब से चैप्टर शुरू हुआ है? ये कल से ही शुरू हुआ है। कल वाला मैंने YouTube पर अपलोड किया है और वो मैंने ग्रुप में भेज दिए हैं। ओके सर। हाँ, आज वाला भी मैं ये अपलोड करके भेज दूंगा YouTube पर। जिसने नहीं देखा है वो दोबारा देख लेना, जिसके समझ में एक बार में ना आए वो 4 बार जरूर देखना, और कोई डाउट हो तो फिर हम लोग पूछ लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।